तो पौधे में पोषण पढ़ लिए, पौधे में पोषण पढ़ लिए। पोषण के बाद आइए हम लोग प्रकाश संश्लेषण। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण हरा पौधा में होगा, हरा पौधा में, और कुछ जीवाणु में होता है और कहीं नहीं। जीवाणु में भी, सब जीवाणु में नहीं, कुछ जीवाणु में होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे का हरे भाग, हरा पौधा हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और ग्रहण करके वायुमंडलीय से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। क्या करता है? हरा भाग जो रहता है पेड़ पौधा के, सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है, सौर ऊर्जा के उन्हें सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और वायुमंडल से CO2 लेता है, और जमीन से जल लेता है। जमीन से जल रहता है 12 H2O, 6 C2CO2 और 12 H2O जल लेता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा लेता है। और पर्णहरित मन हरा भाग है, सूर्य के प्रकाश में सौर ऊर्जा ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6H12O6 निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जल जो है सहायक उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होता है। ऑक्सीजन भी निकलता है और जल भी निकलता है। ऑक्सीजन भी निकला और जल भी निकलता है, वो भी सहायक उत्पाद के रूप में। सहायक उत्पाद हो गया। तो सहायक उत्पाद के रूप में जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 दूनी को 12 अणु निकलता है सहायक उत्पाद के रूप में। कहने मतलब कि हरा पेड़ पौधा पर्णहरित होता है, सूर्य के प्रकाश में सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। ग्रहण करके या सौर ऊर्जा का उपस्थिति में CO2, 6 CO2 और 12 H2O जल। CO2 वायुमंडल से, जल जमीन से लेता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल लेता है। जल लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरा पौधा में ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज को 6 दिन 12 का दिया 6 दुगना फिर आधा, लास्ट फर्स्ट सब एक रहेगा। C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है और सहायक उत्पाद के रूप में जल के 6 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु निकलता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल देखते हैं इसके बारे में। ये सब का है पर्णहरित है ना, प्रकाश सबका है कच्चा पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ में पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का है कच्चा पदार्थ है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शर्करा ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए। शर्करा माने कार्बोहाइड्रेट के, इसी दोनों के संश्लेषण के लिए पौधा का करता, पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता। उसके दौरान हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधा का करता है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, CO2 का उपयोग करता है, कच्चे पदार्थ के रूप में करता है। माने CO2 का प्रयोग कच्चा पदार्थ के रूप में करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कच्चा पदार्थ के रूप में करता है पेड़ पौधा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होता है CO2। जब प्रकाश संश्लेषण होगा CO2 का संश्लेषण होता है। काहे लगे? शर्करा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो सके। देखिए स्थलीय पौधा रहता है, वायुमंडल से CO2 का ग्रहण लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है, ठीक। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है। जबकि जलीय पौधा रहेगा तो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, जल में घुली हुई CO2 लेता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होता है उसमें कच्चा पदार्थ के रूप में CO2 लेता है। वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 क्रिया के दौरान पौधे का करता, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर रखता है।
मैंने प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय पौधा क्या करेगा, CO2 को स्थिर रख ले रहता है, CO2 को स्थिर रख ले रहता है। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब CO2 को स्थिर कर ले रहता है। जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है, मैंने प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता कम जाता है, तीव्रता कम जाती है। अब कमती कब है, प्रकाश संश्लेषण सुबह में कम होता है और शाम के कम होता है, तो क्या करता है, तो पौधे द्वारा श्वसन की क्रिया में मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु संचित मात्रा को समान होती है। सुबह शाम में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कम होता है सुबह शाम में, तो पौधे द्वारा क्या करता है, श्वसन क्रिया होता है। श्वसन होगा तो क्रिया में मुक्त की गई, मतलब श्वसन जब सांस लेता है उस समय CO2 छोड़ता ना है, तो सांस लेता है तो छोड़ता है और CO2 छोड़ता है, तो वही का सांस लेते वक्त मुक्त की गई CO2 की मात्रा इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु संचित मात्रा के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितना CO2 ग्रहण कर ले रहता है उसको संचित मात्रा का समान होता है। मतलब कि जितना छोड़ता है उतना ही संचित कर ले रहता है। श्वसन में जितना CO2 छोड़ता है उतना ही प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है, दोनों आपस में समान होती है। जब समान होता है तो इस स्थिति को संतुलन बिंदु कॉम्पेंसेशन पॉइंट कहते हैं। कॉम्पेंसेशन पॉइंट कहते हैं, उन्हें संतुलन बिंदु कहते हैं। जितना CO2 सांस लेते हुए छोड़े हैं रात में, सुबह शाम में, उतना ही प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं, दोनों संतुलन रहता है, संतुलन बिंदु कहते हैं। रात्रि के समय पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता, बल्कि संचित पदार्थ, जो पदार्थ दिन में भोजन बने रहता है CO2 के उपस्थिति में, उसका उपापचय करता है, और दिन में संचित पदार्थ जो उसी का CO2 का उपापचय करते हैं और उपापचय करके CO2 छोड़ देता है। दिन के CO2 ले रहता है, रात का CO2 छोड़ता है, सांस लेना कहलाता है। जल भी एक प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्चा पदार्थ CO2 हो गया, जल भी है। जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु जल भी कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। पौधों के जड़, पौधा का जो जड़ होता है, वो पौधा का जो जड़ नीचे जड़ है, पारासरण विधि से भूमि से ऊपर जाता है, जल पारासरण विधि से जाता है। पौधों के जड़ का कहता है, जड़ पारासरण माने ऑस्मोसिस, पारासरण क्रिया द्वारा भूमि से जल का शोषण होता है। भूमि से जल का शोषण पारासरण विधि से जाता है। जल की पत्तियां तक आरोही संवहन जाइलम ऊतक के माध्यम से होती है। पारासरण विधि से चढ़ता है जल, और आरोही में बढ़ते क्रम में संवहन जाइलम में भी संवहन जाइलम ऊतक के माध्यम, संवहन जाइलम ऊतक तक संवहन आरोही संवहन ऊतक जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है। जल का पत्ती तक, जल जो चढ़ता है पत्ती तक पहुँचता है, आरोही संवहन जाइलम ऊतक के माध्यम से चढ़ता है, पेड़ के पत्ती तक माध्यम से होता है। जल का पत्ती तक पहुँचना विषण विधि से पत्ती तक पहुँचता है, आरोही संवहन जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है, जहाँ से यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया तक पहुँच जाता है। अब जब जाइलम के द्वारा पत्ती तक पहुँचता है तब जाकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। हाइड्रोजन की प्राप्ति जल के माध्यम से करता है पेड़ पौधा, है ना। हाइड्रोजन लेता है पेड़ पौधा, तो जल में रहता है हाइड्रोजन, वहीं से लेता है। हाइड्रोजन लेकर के हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन लेकर के हाइड्रोजन से ही कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। हाइड्रोजन से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। हाइड्रोजन की प्राप्ति जल के माध्यम से ही होती है, हाइड्रोजन की प्राप्ति, क्योंकि जल में ही हाइड्रोजन होता है।
और जब प्राप्ति होता है हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड का चयन करते हैं। हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन होता है। प्रकाश पड़ेगा जल पर तो जल का टूट जाता है, टूटता है। जैसे जल है सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जल टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। हाइड्रोजन के दो अणु, दो आयन प्लस में ऑक्सीजन का आधा टूटता है, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब टूटेगा। हाइड्रोजन जल टूटेगा प्रकाश की उपस्थिति में तो हाइड्रोजन के 2 आयन, ऑक्सीजन का आधा प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब टूट जाएगा। धीरज रंगनाथपुर में गांव में पधारते हुए और इस तरह से गर्मी के मौसम में देख रहे हैं कि धुंध गिरते हुए, जैसे लग रहा है कि ठंडा का दिन है। ऐसा लग रहा है कि ठंडा का दिन है, उस तरह से धुंध गिर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज का धुन है। पिटने वाला धुन है, गर्मी के धुन है। गर्मी जब जला दिखाई है। गर्मी के मौसम में धुंध गिरते हुए आप लोग कभी गर्मी के मौसम में धुंध गिरते हुए देखे हैं? और देखे तो कृपया कमेंट में लिखें और बता के कौन कौन कहाँ से देखे हैं। और हम तो देख रहे हैं, आज फर्स्ट बार देख रहे हैं। क्लोरोफिल, पर्णहरित। क्लोरोफिल पर्णहरित वर्णक है ये। पर्णहरित वर्णक जो है ना, हरा पत्ती मिलता है। हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। जहाँ हरित लवक नाम के पादप पेड़ पौधा कोशिका रहता है उसे मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित बहुत ही आवश्यक है। पर्णहरित जो है प्रकाश संश्लेषण में बहुत काम आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। पर्णहरित क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत काम आता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र माना जाता है पर्णहरित क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र होता है, पर्णहरित होता है। पौधे के जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है। पौधा के जिस भाग में पर्णहरित रहेगा उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा, न तो नहीं होगा। पर्णहरित रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा तो नहीं है पर्णहरित तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। केवल वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा जिनमें पर्णहरित रहेगा वही। पौधे में वो पर्णहरित प्राय हरी पत्ती में मिलता है। ऐसे प्राय देखा जाए तो हरी पत्ती में ही मिलता है पौधा में। इस कारण पत्तियों को हम लोग पत्ती को बोलते हैं पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है, पत्ती होता है। पूछे पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ता होता, पत्ता। शैवाल और हाइड्रिला देखिएगा ना, शैवाल और हाइड्रिला। शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। हाइड्रिला दोनों के दोनों जल में रहते प्राय।
जल में रहता है। शैवाल हाइड्रिला दोनों जल में रहता है। इनका पूरा शरीर ही प्रकाश संश्लेषित होता है। शैवाल हाइड्रिला ये दोनों जल में रहने के कारण इनका पूरा का शरीर जो है प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। हरित लवक एक सतत दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। हरित लवक जो है पेड़ के पत्ता में रहता है हरित लवक, जिसके कारण हरित लवक नामक पौधा कोशिका में पाता है पर्णहरित। वही हरित लवक एक सतत दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। क्लोरोफिल का होता है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। उच्च पादप में हरित लवक में अस्तर में रचना की पट्टी होता है। उच्च पादप देखिएगा बढ़िया पेड़ पौधा में, उसमें हरित जो रहता है हरित लवक अस्तर कई सतह की रचना से बन रहता है और पट्टी के रूप में रहता है। इसे गिरेना कहते हैं। गिरेना क्या है? तो उच्च पेड़ पौधा में हरित लवक जब रहता है, क्लोरोफिल जो रहता है बहुसतह सतह रहते हैं। एक सतह, दो सतह, तीन सतह में रहता है। इसे एक सतह, दो सतह, तीन सतह में रहता है। इस तरह से रहता है 4, 5, 6 है ना। उच्च पादप में हरित लवक में स्तर में रचना की पट्टी होता है। हरित लवक रहता पट्टी, उसी को गिरेना कहता है। हरित लवक का आंतरिक स्तर देखिएगा। हरित लवक का आंतरिक स्तर इसकी गुहा को आश्रित करता है, जिसे पीठिका स्ट्रोमा कहता है। हरित लवक का आंतरिक स्तर इसकी गुहा मैंने गिरेना का जो गुहा रहता है, वो गिरेना का जो गुहा है आश्रित करता है। इसे पीठिका मैंने स्ट्रोमा कहता है। स्ट्रोमा हरित लवक का आंतरिक स्तर गिरेना गुहा के आश्रित करता है। वही आश्रित को पीठिका कहते हैं। पीठिका मैंने स्ट्रोमा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इन्हीं गिरेना स्ट्रोमा, यही गिरेना और पीठिका मैंने स्ट्रोमा जो होता है दोनों, वही गिरेना स्ट्रोमा में संपन्न होता है। गिरेना में और पीठिका स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया खत्म होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं गिरेना स्ट्रोमा में खत्म होता है। पर्णहरित में क्लोरोफिल जो है, इसमें 4 पाइरोल रिंग का बना चपटा पोरफायरिन हेड, जिसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु तथा एक रिंग पर हाइड्रोकार्बन चेन होती है। पर्णहरित में देखिएगा ना, पर्णहरित में क्लोरोफिल में पर्णहरित में 4 पाइरो रिंग का बना एक चपटा पोरफायरिन हेड होता है। पर्णहरित में देखिएगा 4 गो पाइरोल रिंग, 4 गो पाइरोल रिंग रहता है। पर्णहरित में 4 पाइरोल रिंग होता है और चारों पाइरोल रिंग जो होता है चपटा होता है। इसी को पोरफायरिन हेड कहते हैं। पोरफायरिन हेड इसी के केंद्र में, पोरफायरिन हेड के केंद्र में देखिएगा मैग्नीशियम। पोरफायरिन के हेड में केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु, एक परमाणु है और एक रिंग पर पायरोफोल हेड पर मैग्नीशियम के परमाणु और रिंग पर, यही रिंग पर हाइड्रोकार्बन का चेन होता है। क्लोरोफिल ए का सूत्र है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल ए का सूत्र बताओ। क्लोरोफिल ए का सूत्र है C55H72O5N4 5/4 O5N4Mg। Mg भी लगा, यही Mg रहता है। C5H72O5N4Mg रहता है। क्लोरोफिल ए का सूत्र है। और बी के क्लोरोफिल बी का सूत्र है C55 H70 है। H72 था पहले, 2 घट गया 70, 55 ऐसे रहेगा। तो 2 इसमें घटा तो 2 एक हम जोड़ दीजिए,
है ना। O5 था तो 6 हो जाएगा, 1 बढ़ गया, 5 से 6 हो गया। N4 था, 4 वैसे रह गया, Mg वैसे Mg हुआ। C में C55 हाइड्रोजन में कम बेसी हुआ, हाइड्रोजन में 72, हाइड्रोजन में 70 कम गया बी वाला में। ऑक्सीजन 5 गो था, 6 गो हो गया, बाकी N4Mg ऐसे है। तो क्लोरोफिल बी का सूत्र C55H70O6N4Mg है। तो क्या कहते हैं हम लोग, पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नाम के पादप के कोशिका में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्णहरित बहुत जरूरी है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र माना जाता है पर्णहरित को। पौधे के जिन कोशिका में पर्णहरित रहेगा केवल वही जगह पर प्रकाश संश्लेषण होगा, पर्णहरित जगह पर कहीं नहीं होगा। पौधे में पर्णहरित प्राय हरी पत्ती मिलता है, इसलिए हरी पत्ती को पौधे का प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, हरी पत्ती को। शैवाल हाइड्रिला दोनों जल में डूबा रहता है, इसलिए इन दोनों का पूरा शरीर है ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, यानी हरित लवक है। हरित लवक एक सतत दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। हरित लवक दोहरी सतत झिल्ली से घिरा रहता है। हरित लवक एक सतत दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। उच्च पादप के पेड़ पौधे में हरित लवक जो रहता है अस्तर रचना के पट्टी में रहता है, जिसे गिरना कहता है। उच्च पादप के पेड़ में हरित लवक जो रहता है अस्तर क्रम, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर क्रम में रहता है। ये जो पट्टी के रूप में रहता है इसे गिरना कहता है। हरित लवक का आंतरिक स्तर, हरित लवक का आंतरिक स्तर यही गिरेना के गुहा को आश्रित करता है, जिसे पिटका स्ट्रोमा कहते हैं। यही गिरेना स्ट्रोमा पिटका में प्रकाश संश्लेषण क्रिया इन्हीं गिरेना स्ट्रोमा में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित में 4 गो पायरोल रिंग होता है। पर्णहरित में 4 गो पायरोल रिंग होता है। यही 4 गो पायरोल रिंग का बना एक चपटा प्रकार के पोरफायरिन हेड होता है। पायरोल से पोरफायरिन हेड होता है और रिंग है। जब पोरफायरिन हेड रहता है उसमें इस केंद्रक में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है और यही रिंग पर हाइड्रोकार्बन का चेन होता है। एक रिंग पर हाइड्रोकार्बन का चेन होता है। क्लोरोफिल ए का सूत्र C55H72O5N4Mg, C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी का सूत्र C55H72 5 बस O6 हो जाएगा, N4Mg। C55H70O6N4Mg रहता है बी का सूत्र। प्रकाश लाइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्णों में होता है। और दृश्य प्रकाश वर्ण माने कौन कौन सा वर्ण माने प्रकाश VIBGY, यही 1 2 3 4 5 6 7 में होता है। VIBGYOR में संपन्न होता प्रकाश संश्लेषण। पर्णहरित प्रकाश में प्रकाश लाइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होता है। दृश्य प्रकाश में होता है प्रकाश संश्लेषण होता है दृश्य प्रकाश में। दृश्य प्रकाश वन कौन है VIBGYOR, इसी में संपन्न होता है। पर्णहरित प्रकाश, पर्णहरित क्या करता है क्लोरोफिल इस प्रकाश में बैंगनी रंग से कम और लाल रंग में अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंगों का ग्रहण करता है। पर्णहरित जो है पर्णहरित क्लोरोफिल प्रकाश पड़ेगा ना क्लोरोफिल पर, बैंगनी और नीला और लाल रंग को ग्रहण करता ज़्यादा। और बैंगनी में भी सबसे कम बैंगनी प्रकाश को
ऐसे ग्रहण करता है बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है क्लोरोफिल। लेकिन ग्रहणों में सबसे कम ग्रहण बैगनी रंग का और नीला लाल रंग का सबसे अधिक ग्रहण करता है। इसलिए लाल रंग में अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, लाल रंग में, और बैगनी में सबसे कम, और नीला तो मीडियम हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, बैगनी रंग में सबसे कम हो गया। लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, क्लोरोफिल रहेगा। तो कुछ कृत्रिम स्रोत भी है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में समर्थ होता है। कुछ कृत्रिम स्रोत है जो कृत्रिम स्रोत से भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। कुछ है, कौन सा कृत्रिम स्रोत है पता नहीं, लेकिन इतना याद कर लीजिए, कृत्रिम स्रोत से भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। पौधे में न केवल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल H2O ही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्थिर होता है, बल्कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है ऊर्जा भी स्थिर है। कहने मतलब कि पौधा में CO2 और जल H2O और ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, तीनों ऊर्जा, जल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जल और ऊर्जा, तीनों जो है पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिर रहता है। पूछेगा पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो रहता है, किस रूप में रहता है? तो CO2, जल, ऊर्जा, तीनों रूप में स्थिर रहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के रूप में पेड़ पौधा में रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर। पौधे सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में स्थिर करता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा CO2, जल, ऊर्जा, तीनों के तीनों पेड़ पौधा में रहता है, किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिर रहता है। पौधा सूर्य के प्रकाश में जाएगा और क्लोरोफिल रहेगा तो भोजन के रूप में स्थिर रहता है। सूर्य के प्रकाश को पौधा क्या करता है? सूर्य का प्रकाश है, तो हाँ, तब तो प्रकाश को क्या करेगा? भोजन के रूप में स्थिर करता है। सूर्य के प्रकाश को भोजन बनाने के लिए स्थिर कर ले रहता है पेड़ पौधा में। सूर्य के प्रकाश को पौधा सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में स्थिर करता है। तो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल करा है, केवल दृश्य प्रकाश में हो सकता है, कहीं ना होगा। और दृश्य प्रकाश वर्ण भी है, सातों रंग में होता है। पर्णहरित क्या करता है? प्रकाश में बैगनी रंग, नीला लाल रंग को ग्रहण करता जाता है। क्लोरोफिल ज़्यादा यही सब ग्रहण करता है। सबसे कम बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है और सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, और नीला तो नीला ही है। कुछ कृत्रिम स्रोत से भी प्रकाशन क्रिया होता है। पौधा में CO2, जल, ऊर्जा, तीनों कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा रहता है। पौधा सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में स्थिर कर ले रहता है क्लोरोफिल के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचयन और अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है? यह क्रिया एक उपचयन अपचयन क्रिया से होता है। उपचयन होगा तो उपचयन में जल को ग्रहण करेगा, जल को ग्रहण करेगा और O2 के रूप में O2 बनाएगा। जल को उपचयन, ऊपर कौन जाएगा? जल को लेगा तो ऊपर जाएगा ऑक्सीजन को बनाता है। और अपचयन में क्या करता है? अपचयन में CO2 को लेता है। उपचयन में जल को लेता है और अपचयन में CO2 को लेता है। उपचयन में जल को लेता है तो O2 निकालता है, और अपचयन में CO2 को लेगा तो शर्करा में कन्वर्ट करेगा, शर्करा निकलेगा। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में मदद करता है। जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। CO2 का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अवस्था दो अवस्था से होता है। प्रकाश संश्लेषण दो अवस्था से होता है। दो अवस्था कौन कौन है?
प्रकाश रासायनिक क्रिया, जब प्रकाश इसमें निकलता है तो हील क्रिया भी कहते से। इसमें जल का अपघटन होता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया है, इसमें प्रकाश निकलता है तो हील क्रिया कहते हैं, इसलिए नाम इसका प्रकाश है। प्रकाश रासायनिक क्रिया, हील क्रिया कहते हैं। जल का अपघटन होगा तो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन बनाएगा। दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन, इसमें हीन में लगे प्रकाश नहीं रहता है तो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, इसमें अप्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पहले हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को हील क्रिया, जिसमें जल अपघटन होता है, अब हाइड्रोजन आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, उसके बारे में देखते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया, प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटो केमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक क्रिया जिसे हील क्रिया कहते हैं, यह क्रिया पर्णहरित के गिरना में संपन्न होता है। पूछेगा प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ संपन्न होता है? पर्णहरित के गिरना में, पर्णहरित के गिरना में संपन्न होता है। इसे हील क्रिया भी कहते हैं, इसको कहते हैं हील क्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया में जल का अपघटन होता है। जल का अपघटन हो रहा है, देख रहे थे। तो जल का अपघटन होकर के हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। जल का अपघटन होकर के हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन बनाता है। जल का अपचयन के लिए ये तो अपघटन हुआ तब ना, जल का अपघटन हुआ तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बना, लेकिन जल का अपघटन करके अपचयन होगा तो क्या होगा? तो जल के अपचयन के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? प्रकाश द्वारा मिलती है। कुछ जल प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का अपचयन होता है। तो जल का अपचयन के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? यही ऊर्जा प्रकाश द्वारा मिलती है। इस क्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH मिलता है। जल का अपचयन होगा ना तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा प्रकाश द्वारा मिलते हैं। जब ऊर्जा प्रकाश द्वारा मिल जाता है तो जल का अपचयन हो जाता है। जल का अपचयन हो जाएगा तो इस प्रक्रिया का अंत में ऊर्जा के रूप में जल का अपचयन के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? प्रकाश द्वारा। जब ऊर्जा मिल जाएगा प्रकाश द्वारा तो समझिए जल का अपचयन हो जाएगा तो अंत में ऊर्जा के रूप में मिलेगा, ऊर्जा के रूप में एटीपी मिलेगा। ऊर्जा के रूप में एटीपी या प्रकाश रासायनिक क्रिया में ऊर्जा के रूप में एटीपी NADPH में निकलता है। एटीपी NADPH ऊर्जा निकलता है, जो अंधकार क्रिया डार्क रिएक्शन में क्रिया संचालित करने में मदद करता है। मतलब यही ऊर्जा जो एटीपी और NADPH यही अंधकार को खत्म करता है, क्योंकि प्रकाश है। तो जल का अपघटन होगा ना, प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का अपघटन होगा। 4 हाइड्रोजन H2O, 4 अणु H2O, जल का अपघटन होगा तब हाइड्रोजन आयन और OH में टूटेगा। हाइड्रोजन आयन OH में, देखिए जल का अपघटन होगा तो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन में बनता है, इलेक्ट्रॉन में OH बनता है। 4 हाइड्रोजन प्लस 4 OH, फिर 4 हाइड्रोजन, यही 4 हाइड्रोजन को फिर 2 NADPH, यही 4 हाइड्रोजन को 2 NADP से कन्वर्ट करेंगे तो 2 NADPH 2 बन जाएगा। H से H2, एक में H नहीं था, H बन जाएगा, क्योंकि H से मिलेगा तो 2 NADPH 2 बन जाएगा। H से बनेगा तो H मिलवे करेगा। फिर OH, इसको लाने OH के लाने का 4 OH के अल्कोहल के, इसको संघन कराने पर इसको संघन करेगा, जल बनेगा, O2 निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जल का अपघटन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन तो बनवे OH का संघनन होगा तो 2H2O प्लस 2O2 गैस निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो क्या का देखे प्रकाश रासायनिक क्रिया में
इसमें प्रकाश क्रिया को हिल क्रिया भी कहते हैं। इसमें जल का अपघटन होता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो प्रकाश क्रिया पर्णहरित के गिरेना में यानी क्लोरोफिल के गिरेना में होता है, संपन्न होता है, इसलिए इसे हिल क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में जल का अपघटन होता है तो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है, और जल का अपघटन होगा तब हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन बनता है। लेकिन जल का अपचयन होगा तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा प्रकाश द्वारा मिलती है। जल का अपचयन में ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? ऊर्जा प्रकाश द्वारा मिलता है। अब रासायनिक क्रिया में प्रकाश रासायनिक क्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी मिलता है। एटीपी ऊर्जा के रूप में मिलता है और NADPH निकलता है। ऊर्जा के रूप में एटीपी और NADPH निकलता है। यही अंधकार क्रिया संचालित करने में मदद करता है। 4H2O 4H आयन प्लस 4OH आयन, फिर यही 4H को आयन को 2NADPH 2NADP फिर 2NADPH2 बनता है। फिर OH को उठा ले, OH को उठाएंगे, इसको तोड़े तो इसमें निकला, इसको तोड़ेंगे, इसको 4OH माइनस, संघनन करेंगे तो 2H2O प्लस O2 गैस निकलेगा, 2O2 O2 और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब चलते रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। रासायनिक प्रकाशहीन यानी कि इसमें प्रकाश नहीं होता, इसलिए इसको रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया को अप्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया पर्णहरित क्लोरोफिल के गिरेना में होता है। ये होता है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में। गिरेना समझे ना? गिरेना कहाँ होता है? उच्च पादप में हरित लवक में स्तरमय रचना के पट्टी होता है, जिन्हें गिरेना कहते हैं। हरित लवक का आंतरिक स्तर देखिएगा ना, इसकी गुहा गिरेना गुहा को आश्रित करता है, इसे पीठिका या स्टोमा कहते हैं। यही गिरेना और पीठिका यानी स्टोमा में, गिरेना स्टोमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया इन्हीं गिरेना स्टोमा में होता, संपन्न होता। वही गिरेना और स्टोमा में प्रकाश क्रिया खत्म होता है ना। लेकिन गिरेना में प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है, स्ट्रोमा में बिना प्रकाश वाला क्रिया होता है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है, यानी कि पीठिका में कहेंगे होता है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलता है। इसमें जल का अपचयन के लिए ऊर्जा चाहिए। जब ऊर्जा चाहिए प्रकाश के द्वारा मिलता था। इसमें भी ऊर्जा चाहिए, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया से मिलता है। प्रकाश अभिक्रिया मिलेगा तो ऊर्जा मिलेगा। इस कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलता है। जब ऊर्जा को प्रकाश से अभिक्रिया से मिलेगा तो इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा जो मिलता है, प्रकाश के द्वारा ऊर्जा मिल जाता है, वही अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न NADPH2 बनता है। प्रकाश अभिक्रिया हो जाएगा तब बनेगा NADPH2 बनेगा। एक में NADPH2 नहीं, H खाली बन रहा था, एक में NADPH2 बनेगा। जल का अपचयन के लिए ऊर्जा चाहिए, तब प्रकाश द्वारा मिलती है। तब ऊर्जा के रूप में ATP NADPH बन रहा था। इसमें अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है NADPH2, फिर ATP। इसमें भी ATP बनता है, इसमें भी ATP बनता है। NADPH2 ATP दोनों ही अणु का उपयोग CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में होता है। NADPH2 ATP
दोनों ही अणुओं का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रेबुलेंस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेबुलेंस बाई फॉस्फेट से प्रारंभ होता है होकर अभिक्रिया के एक चक्र में प्रवेश करता है। CO2 का था CO2 रेबुलेंस बाई फॉस्फेट से प्रारंभ होता है होकर के अभिक्रिया के एक चक्र में प्रवेश कर देता है। माने कि रेबुलेंस से बाई फॉस्फेट से CO2 निकलता है या वो अभिक्रिया के चक्र में पूरा कर देता है। इस चक्र के अंत में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधा में CO2 जल ऊर्जा के रूप में रहता है, पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है तीनों। वही कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और रेबुलेंस बाई फॉस्फेट, यही रेबुलेंस बाई फॉस्फेट जो था, यही रेबुलेंस बाई फॉस्फेट का पुनरुद्भवन होता है। चूंकि मेल्विन केल्विन और एंडिल बेंसन इस चक्र की खोज कर लेता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलेंस बाई फॉस्फेट से प्रारंभ होता है और एक चक्र में प्रवेश कर जाता है। अब एक चक्र होता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो जाता है और रेबुलेंस बाई फॉस्फेट का फिर से पुनर्भवन हो जाता है। क्योंकि मेल्विन केल्विन इस जो चक्र पूरा हुआ, मेल्विन केल्विन एंडिल बेंसन ने इस चक्र की खोज किया था। इसलिए इस कारण से मेल्विन केल्विन था तो केल्विन बेंसन चक्र, केल्विन बेंसन एक का दूसरा अच्छा केल्विन, एक का दूसरा से बेंसन, केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। तो केल्विन बेंसन चक्र में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलेंस बाइस्फोर्स से प्रारंभ होकर के अभिक्रिया के चक्र प्रवेश करता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण होता है, रेबुलेंस बाइस्फोर्स का फिर से पुनरुद्भव होता है। इसे केल्विन बेंसन चक्र कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। क्लोरोफिल का स्टोमा में होता है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलता है। इसमें ऊर्जा मिल रहा था प्रकाश द्वारा मिल रहा था और इसमें प्रकाश अभिक्रिया होगा तब ऊर्जा मिलेगा, इसलिए इसको अप्रकाशित अभिक्रिया कहते हैं कि प्रकाश रहेगा तब अभिक्रिया होगा तब ऊर्जा मिलेगा, इसलिए अप्रकाशित अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में रासायनिक अप्रकाशहीन क्रिया में प्रकाश अभिक्रिया होता है। इस दौरान ऊर्जा मिलता है, उसी दौरान NADPH2 के रूप में ऊर्जा और ATP के रूप में ऊर्जा मिलता है। NADPH2 और ATP जब दोनों के अणु CO2 से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में होता है। दोनों ही NADPH2 और ATP दोनों ही अणुओं का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड से है ना CO2 से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलेंस है ना, ये जो दोनों अणु है NADPH2 और ATP, NADPH2 ATP दोनों के अणु का कहता है CO2 से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में होता है CO2 का प्रयोग, तो यही वही कार्बन डाइऑक्साइड वही CO2 रेबुलेंस बाई फॉस्फेट से प्रारंभ होकर के अभिक्रिया के एक चक्र प्रवेश कर देता है। इस चक्र में कार्बोहाइड्रेट का भी फिर संश्लेषण होता है, पहले हो रहा था, और रेबुलेंस का बाई फॉस्फेट था वही
रेबलेंस बाइफॉस्फेट का पुनर्भवन हो रहा। यह मेलू केल्विन और एंडिस बेंसन ने खोज किया था चक्र का, इसलिए केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से इस प्रकार प्रदर्शित किया गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है सुनिए नीचे। देखिए 6CO2 12 ATP दोनों को संयोग करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और 12 ATP दोनों मिलेगा, और ऊपर से 12 NADPH में मिलेगा, 12 NADPH मिलेगा, तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6 प्लस में 12 ATP बनेगा। 12 ATP तो 12 ATP ऊर्जा मिलेगा। 12 NADPH था लेकिन H कट जाएगा, 12 NADPH बनेगा। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस तरह से संक्षेप में समझिए। 6CO2 प्लस 12 ATP मिलेगा 6 दिन 12, तो 12 NADPH फिर मिलेगा, तीनों मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और 12 ATP फिर बन जाएगा। 12 NADPH PH था तो H कट के 12 NAD फिर बन जाएगा। यह हो गया प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस क्रिया में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? फैक्टर्स गवर्निंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक प्रकाश हो गया, ताप हो गया, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, जल होता है, यही है 4 गो। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक और नीला रंग में भी होता है ज़्यादा। मतलब लाल और नीला में प्रकाश में सबसे अधिक होता है, और दोनों में भी ज़्यादा ललका में होता है। लाल रंग नीला रंग में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण, जबकि पराबैंगनी या बैंगनी में सबसे कम होता है इसी में। लेकिन पराबैंगनी हरा, पीला और रक्त प्रकाश रहेगा, इसमें तो यह बिल्कुल नहीं होता है। और इस तीनों में चारों में सबसे कम पराबैंगनी में होता है। पराबैंगनी, हरी, पीला और रक्त प्रकाश में यह बिल्कुल नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश के निम्न तीव्रता रहेगा तो बढ़ती है प्रकाश, न तीव्रता अगर कम रहेगा तो प्रकाश अधिक होगा। और जैसे जैसे तीव्रता उच्च होता जाएगा घट जाएगा। तीव्रता उच्च होगा तो प्रकाश घटेगा, और तीव्रता कम तो प्रकाश अधिक। तीव्रता अधिक तो प्रकाश कम, यानी कि एक दूसरे से विलोमानुपाती चल रहा है तीव्रता और प्रकाश में। ताप, टेम्परेचर से भी प्रकाश संश्लेषण में प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में अनेक एंजाइम की प्रतिक्रिया होती है। एंजाइम के कारण भी प्रकाश संश्लेषण में अनेक एंजाइम की प्रतिक्रिया होती है। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम तापक्रम की एक अनुकूलतम परास सीमा में ही क्रियाशीलता करता है। एंजाइम से क्या होता है? एंजाइम तापक्रम की एक अनुकूलतम परास होता है। अनुकूलतम मैंने एक रेंज रहता है, उस रेंज के अनुसार ही सीमा तक की प्रकाश संश्लेषण करेगा। ऐसा थोड़ा ताप बढ़ाता जाए तो बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। ताप एक सीमा तक प्रकाशन क्रिया होता है, उससे ज़्यादा होगा तो प्रकाशन नहीं होगा, तो ये एंजाइम करवाता है। जैसे 0 से 37 डिग्री तक ताप बढ़ेगा तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर भी बढ़ेगा। 0 से 37 तक ताप बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा। लेकिन 37 के बाद ताप बढ़ते जाएगा, तो 37 से उच्च ताप होगा तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया घटेगा। मतलब 0 से 37 तक रहेगा ताप, 0 से बढ़ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37 तक बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, 0 से 37 तक बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी बढ़ेगा। लेकिन 37 के बाद तापमान बढ़ेगा 38, 39, 40, अब यहाँ से प्रकाश संश्लेषण क्रिया घटेगा। इसे एंजाइम के द्वारा होता है।
ताप वाला तो 0 37 तक बढ़ा, फिर 37 के बाद घटने लगता है प्रकाश संश्लेषण। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी एक निश्चित असर होता है, ताप का भी एक निश्चित असर होता है 37 तक। उसी तरह से एंजाइम द्वारा हो रहा था, इसमें एंजाइम द्वारा हो रहा था। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के भी है ना एक निश्चित असर होता है, इसकी सांद्रता जितना बढ़ेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी उतना ही होगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतना न बढ़ जाए, एक निश्चित सीमा के बाद CO2 बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। CO2 एक निश्चित असर तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ देती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगा, है ना। सांद्रता बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। लेकिन इसके उपरांत एक निश्चित सांद्रता बढ़ गया, उसके बाद है ना, अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसके विपरीत समझिए, बढ़ रहा था ना सांद्रता, इसके विपरीत बढ़ी हुई सांद्रता निरोधी हो सकती है। उसमें बढ़ गया सांद्रता, CO2 की सांद्रता अगर ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा, तो निरोधी होगा। CO2 समझिए कि निश्चित असर तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगा, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ेगा, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा सांद्रता बढ़ जाएगा तो प्रकाश की संश्लेषण पर क्रिया पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। उस क्रिया में यही सांद्रता निरोधी हो जाती है, निरोधी हो सकता है। CO2 की सांद्रता ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जल वाटर, जल के अभाव के स्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम जाता है। देखिए ना, जल के अभाव में भी प्रकाश संश्लेषण कम जाता है, क्योंकि ऐसा वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए रंध्र के बंद रहने के कारण होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन पत्ता करता है, पेड़ से बाहर निकलता है पानी, वैसे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वही वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना है, पेड़ में बहुत सारा छिद्र होता है, उस छिद्र को रंध्र के बंद रहने के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो कब, जब रंध्र बंद हो जाएगा तब। इससे पत्ती में CO2 का प्रवेश हो जाता है, CO2 नहीं आ पाएगा अंदर, क्योंकि बाहर से पेड़ पौधा CO2 लेता है। तो जब CO2 लेगा दिन में तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम जाएगा कब, जब छिद्र बंद हो जाएगा। यही छिद्र से आता है CO2 का O2 निकलता है, तो CO2 आबे न करेगा, छिद्र बंद है तो CO2 नहीं आएगा और वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, है ना। कम जगह वाष्पोत्सर्जन की दर कम जगह, इससे जल का अभाव हो जाएगा, और जल का अभाव हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण भी कम जाएगा, ये रुक जाएगा। इस तरह से प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। O2 नहीं लिखा, O2 नहीं प्रभावित करता होगा, कहा देख लीजिएगा।